हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था, एक तरफ लोक लाज का भय और दूसरी ओर सन्नी के पत्र से रवि के संन्यास की धमकी से वह धनीराम बहुत परेशान था। दिन तो काम काज में बीत जाता, लेकिन रात में हर रोज धनीराम और उसकी पत्नी रधुली इसी बात पर चर्चा करते थे। एक दिन रधुली ने धनीराम से कहा, सन्नी के बापू, आपको जो भी सोच विचार करना है वह जल्दी कर लो, कहीं यह न हो कि रवि कुछ गलत कदम उठा ले। धनीराम बोला, तू भी तो अपनी कुछ राय बता। शादीशुदा औरत से अपने कुंवारे लड़के की शादी करवाने से पूरे इलाके के लोग हम पर हंसेंगे। इस लड़के ने तो हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। ऐसा करता हूँ कि कल हीरालाल के घर जाकर इस रिश्ते का जिक्र करता हूँ। रधुली बोली, रवि ने हमारे हाँ ना की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है। मेरी राय में भी ऐसा ही सही रहेगा। बात बन जाएगी तो उसके बाद आगे की बात रवि और नंदिनी खुद समझें। अगले दिन जैसे ही धनीराम नंदिनी के पिता हीरालाल से मिलने के लिए उनके गांव जाने के लिए तैयार हो रहा था, डाकिया ने धनीराम को घर के आंगन से आवाज़ दी, पंडित जी, आपके लड़के की चिट्ठी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। धनीराम ने डाकिये को धन्यवाद कहा और चिट्ठी लेकर घर के अंदर आ गया। चिट्ठी के बाहर रवि का नाम देखकर धनीराम बड़बड़ाते हुए बोला, अब न जाने कौन सी शर्त ठोक रहा होगा, बेशर्म लगता है। ये तो सारी बिरादरी के आगे मेरी नाक कटवा के ही रहेगा। यह कहते कहते धनीराम ने चिट्ठी खोली और रधुली के सामने चिट्ठी पढ़ने लगा। पत्र पढ़कर रधुली और धनीराम बहुत दुखी हुए। सन्नी के बताए अनुसार ही रवि ने अपने माता पिता के सामने भी अपनी शर्त रख दी। धनीराम को जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। उसने रधुली से कहा, देखा इस बेशरम को इतनी भी लाज नहीं कि बूढ़े माँ बाप को क्या लिख रहा है। चलो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या इसके लिए रिश्तों की कमी हो रही थी? पहले तो शादी के लिए ना ना कह रहा था और अब देखो कैसी धमकियां दे रहा है हमें। ये चिट्ठी भी सही मौके पर आई है। इसे लेकर हीरालाल के पास चला जाता हूँ। यह कहकर धनीराम ने चाय नाश्ता किया, फिर एक चिलम तम्बाकू पिया और फिर अपनी छड़ी उठाकर पैदल ही हीरालाल के गांव की ओर चल पड़ा। सुबह सुबह करीब 1 घंटे के पैदल सफर के बाद धनीराम हीरालाल के घर पहुंच गया। हीरालाल और उसकी पत्नी खेत में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी धनीराम उनके आंगन में जा पहुंचा। धनीराम ने हीरालाल और उसकी पत्नी से दुआ सलाम किया। हीरालाल और धनीराम एक दूसरे से पहले से ही परिचित थे। हीरालाल ने धनीराम से पूछा, पंडित जी, आज सुबह सुबह कहाँ तक की गश्त पर निकले हो? धनीराम बोला, बस पंडित जी, आपके पास ही आया था। कुछ जरूरी काम था आपसे। यदि आप नाराज न हो तो आपसे आपकी लड़की के रिश्ते की बात करना चाहता था। नंदिनी से छोटी हीरालाल की दूसरी लड़की अंजू भी जवान हो चुकी थी। नंदिनी और आकाश के रिश्ते की वजह से अब उसके लिए भी रिश्ते नहीं आ रहे थे। इलाके भर के लोग आकाश के सन्यासी होने के पीछे नंदिनी को ही दोषी समझ रहे थे। नंदिनी का चाल चलन भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए लोग यही सोच रहे थे कि जैसी बड़ी बहन है, छोटी भी वैसी ही तो होगी। हीरालाल ने समझा शायद धनीराम अपने लड़के के लिए अंजू की बात करने आए हों। उसने धनीराम को सम्मानपूर्वक अपने घर पर बैठाया। हीरालाल ने धनीराम से कहा, कहो कहो पंडित जी, अपनी बात बेहिचक कहो। धनीराम बोला, पंडित जी, आपकी बड़ी लड़की के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। शायद उसकी किस्मत का ही दोष होगा। मैंने सुना कि उसका पति सन्यासी हो गया और वह सन्यासी के वेश में एक बार यहाँ आया भी था। मुझे नहीं लगता कि अब वह वापस गृहस्थ जीवन में लौटेगा। मैं करीब 2 हफ्ते पहले आपके समधी मनीराम से भी मिला था। वह तो बहुत सज्जन आदमी है। कह रहे थे यदि इस लड़की का कहीं और जगह बंदोबस्त हो जाता तो वे उसे अपने घर से ही विदा कर देते। इस बारे में आपकी राय जानने आया था। हीरालाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्या कहूँ पंडित जी, मैं खुद इस बात से बहुत दुखी हूँ। जवान उम्र में ही बेटी का घर बर्बाद हो गया। अभी उसकी उम्र ही क्या है। उसके बारे में सोच सोच कर उसकी माँ भी बहुत परेशान है। किसी से कुछ बात भी करे तो लोग सोचेंगे मनीराम का घर बर्बाद करके अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने की जल्दी लगी है। बस इसी शर्म के मारे चुप बैठे हैं। घर में दूसरी जवान बेटी भी है। बड़ी बेटी का रिश्ता बिगड़ने की वजह से अब लोग इसके रिश्ते के लिए भी जिक्र नहीं कर रहे हैं।
आप बताओ, अगर आपकी नज़र में कोई ढंग का परिवार हो तो क्या पता इसका रिश्ता हो जाए। इतनी देर में हीरालाल की पत्नी चाय बनाकर ले आई। दोनों ने चाय पी। इसके बाद धनीराम ने हीरालाल से कहा, पंडित जी, मुझे इस बात को कहने में थोड़ी हिचकी सी हो रही है। यदि आपको बुरा न लगे तो मैं आपकी बड़ी लड़की नंदिनी का रिश्ता अपने छोटे बेटे रवि से करवाने की मंशा से आपके पास आया था। हीरालाल को धनीराम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था शायद धनीराम मजाक कर रहा है। उसने धनीराम की आंखों में आंखें डालकर कहा, पंडित जी, मेरी बेटी का ऐसा नसीब कहाँ। अब वह विवाहिता है और आपका लड़का तो कुंवारा है। आप कहो तो मैं अपनी छोटी बेटी अंजू की जन्म पत्री आपके पास भेज देता हूँ। पंडित जी से लड़के की लड़की की कुंडली जुड़वा के देख लेना, क्या पता हम लोग रिश्तेदार ही बन जाएं। धनीराम बोला, शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी बेटी नंदिनी और मेरे बेटे रवि स्कूल के दिनों से एक दूसरे के दोस्त हैं। रवि की इच्छा है कि आपकी बड़ी लड़की नंदिनी को सहारा देने के लिए नंदिनी से ही शादी करेगा। हीरालाल बोला, नहीं पंडित जी, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। यदि ऐसा है तो हमें तो इससे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, आप अपने लड़के को एक बार ज़रूर पूछ लें कि जो भी कदम वह उठाने जा रहा है उसके बारे में इत्मीनान से सोच कर निर्णय ले। धनीराम ने अपनी जेब से बेटे की चिट्ठी निकालकर हीरालाल को पकड़ाते हुए कहा, ये रवि की चिट्ठी है, आज सुबह ही मुझे मिली है। इससे पहले बड़े बेटे ने भी मुझे रवि की मंशा बता दी थी। आप भी एक बार अपनी बेटी से इस बारे में बात कर लेना, कहीं यह न हो यह केवल रवि की इच्छा हो। आपकी बेटी की सहमति रवि की इच्छा से अधिक जरूरी है। हीरालाल ने चिट्ठी पढ़कर धनीराम को लौटा दी। इसके बाद धनीराम अपने घर की ओर वापस आने लगा। हीरालाल ने धनीराम को भोजन करके जाने को कहा तो धनीराम बोला, भोजन अगली बार करूँगा। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम समधी समधी बन जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़े और इसके बाद धनीराम अपने घर की ओर लौट आया। धनीराम के जाने के बाद हीरालाल की पत्नी तुलसी ने हीरालाल से धनीराम के सुबह सुबह इस तरह घर आने का कारण पूछा तो हीरालाल ने उसे सारी बात बता दी। तुलसी बोली, अगर ऐसा जो हो जाता तो मेरी बेटी की जिंदगी सुधर जाती। आप भी पहले इस बात की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। वैसे लोग तो धनीराम और उनके बच्चों को बहुत अच्छा बताते हैं। हीरा ने जवाब दिया, लोग अच्छा तो मनीराम के परिवार और आकाश को भी बताते ही थे, लेकिन हमारी बेटी की किस्मत ही खराब थी तो क्या करें, तभी तो यह सब देखना सुनना पड़ रहा है। तुलसी बोली, तुम एक बार जाकर नंदिनी और उसके सास ससुर से भी उनकी राय जान लो, अभी तो नंदिनी उनके घर की अमानत ही है। हीरालाल बोला, मनीराम जी तो खुद ही ऐसा करने को कह रहे थे। हाँ, नंदिनी की राय लेनी जरूर है। मैं 1-2 दिन बाद नंदिनी के ससुराल जाकर उन लोगों की राय ले लूँगा। इसके बाद दोनों अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोनों इस बात से खुश थे कि एक बार फिर से उनकी लड़की का घर बसने वाला है। धनीराम के जाने के बाद हीरालाल और तुलसी नंदिनी के भविष्य की योजना बनाने लगे। तुलसी की जिद थी कि पराये घर से बेटी का रिश्ता करने में समाज में माँ बाप की तौहीन होगी, जबकि हीरालाल मनीराम की इच्छा अनुसार उनके घर से नंदिनी को इस बार विदा करवाने के पक्ष में था। करीब 1 सप्ताह बाद आखिर तुलसी के कहने पर हीरालाल नंदिनी और मनीराम से सलाह मशवरा करने नंदिनी की ससुराल पहुँच गया। मनीराम सज्जन आदमी था, लेकिन कमला उसकी अपेक्षा तेज तर्रार थी। इस बीच उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया था तो वह फिर से घर का सारा काम संभालने लगी थी, जबकि नंदिनी को अब इस घर के कामकाज से कोई खास मतलब नहीं था। इस बात पर सास बहू के बीच 2-1 बार तू मैं भी हो चुकी थी। हीरालाल के अचानक नंदिनी की ससुराल पहुंचने पर कमला को ऐसा लगा कि शायद नंदिनी ने ही अपने पिता को बुलाया है। मनीराम हुक्का भरने के लिए जैसे ही रसोई में आया, कमला ने मनीराम से पूछा, आकाश के बापू, आज समधी जी का अचानक इधर कैसे आना हुआ? मनीराम बोला, अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही बेटी की सार खबर लेने आ गए होंगे। कमला बोली, तुम तो सीधे साधे इंसान हो, उस चुड़ैल की बात नहीं जानते हो, कहीं मेरे घर से कुछ इधर उधर न कर रही हो। उसके लक्षण इस बार कुछ बदले बदले से लगते हैं। मनीराम बोला, अभी तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है।
अभी तू चाय बनाकर लाएगी तो तेरे सामने ही सारी बात हो जाएगी। लेकिन आकाश की माँ, तू इतना ध्यान रखना कि अपनी ओर से बहू की कोई बुराई समधी जी के सामने मत करना। पिता का दिल है, कहीं वे समझेंगे कि अब इनका लड़का जोगी हो गया है तो मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं। कमला बोली, तुम भी तो देख ही रहे हो, इस बार वह घर के किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर रही है। ऊपर से बात बात में मुझसे झगड़ती है। समधी जी से साफ साफ कह देना कि इसे इस घर में रहना है तो हमारे कहने सुनने में रहे। मनीराम हुक्का भरकर घर के आंगन में बैठे हीरालाल के सामने आ गया। दोनों तमाकू पीते पीते एक दूसरे के हाल समाचार पूछने लगे। इतनी देर में कमला चाय बनाकर ले आई। कमला भी उन्हीं के सामने बैठकर चाय पीने लगी। हीरालाल ने इशारों इशारों में मनीराम से पूछा कि मैंने सुना है धनीराम जी आपसे मिलने आए थे, क्या वे नंदिनी के बारे में कुछ कह रहे थे? मनीराम ने जवाब दिया, हाँ आए तो थे, लेकिन ऐसी कोई खास बातचीत नहीं हुई उनसे। हीरालाल बोला, वे मेरे पास भी आए थे, कह रहे थे कि यदि नंदिनी और आप लोगों की इच्छा हो तो वे अपने छोटे बेटे के साथ नंदिनी का रिश्ता करने को तैयार हैं। कमला को यह बात अच्छी न लगी, लेकिन मनीराम के सामने उसने हीरालाल की बात का कोई जवाब देना ठीक न समझा। यह सुनकर वह चुपचाप अंदर चली गई। तभी नंदिनी भी गौशाला में बंधे पशुओं को शाम का चारा डालकर घर पहुंच गई। पिता को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पिता के पैर छुए और उनसे अपने मायके के हाल चाल पूछे। थोड़ी देर बाद वह भी रसोई में चली गई। कमला ने उसे भी चाय पीने को कहा। चाय पीकर नंदिनी सब्जी काटने लगी। तभी कमला ने नंदिनी से पूछा, बहू तूने ही अपने पिताजी को यहाँ बुलाया है क्या? नंदिनी बोली, नहीं तो मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया है, ऐसे ही आप लोगों का हालचाल जानने आए होंगे। कमला बोली, बाप बेटी ज़्यादा चालाक न बनो। अभी मेरे लड़के को घर से गए 1 साल ही तो हुआ होगा। तेरा बाप अभी से लग गया तेरा रिश्ता खोजने में। तुझे तो पता ही होगा, क्या तेरा फर्ज नहीं था कि अपने सास ससुर को भी यह बात बता देती? मुझे तो इस बार तेरे हाव भाव से ही पता चल गया था कि तू कुछ सोचकर ही यहाँ वापस आई है। नंदिनी ने सास की बातों का कोई जवाब न दिया। उसे मालूम था कि उसकी एक बात से भी उसकी और रवि की बनी बनाई योजना बेकार हो सकती है। कमला ने नंदिनी के मन को कुरेदने के लिए पूछा, अरे तू अच्छी होती तो तेरा पति पहले तो तुझे छोड़कर जाता ही नहीं, और फिर जब वह लौट कर तेरे घर पहुंच गया तो भी तूने उसे पहचाना नहीं। लोग अपनी गाय का दूध तक पहचान लेते हैं और तू अपने पति को भी नहीं पहचान पाई। नंदिनी ने सोचा, इस बुढ़िया को चुप करने का यही सही मौका है। वह बोली, सासू जी, मैं तो तुम्हारे बेटे के साथ मुश्किल से 1 महीने से ही रह रही थी, लेकिन आपका तो वह बेटा है, आपने उसे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे गांव आने से पहले तो वे आपके पास आए थे, आपने क्यों नहीं पहचाना उन्हें? आप भी तो उन्हें रोक सकती थी। कमला बोली, हाँ बात तो तेरी भी सही ही है, जब मेरी किस्मत ही खराब है तो तू भी सही जवाब दे रही है। तुझे और तेरे पिता को जो कुछ करना है करो, लेकिन खबरदार, मेरे घर से तूने अगर एक बार बाहर कदम रख दिया तो फिर तू जाने और तेरा बाप जाने। नंदिनी बोली, हाँ हाँ ठीक है, मुझे कौन सा इस घर से लोभ लालच है, चिंता न करो, मैं एक बार चली गई तो फिर इस घर में न आऊँगी। यह कहकर नंदिनी शाम के भोजन की तैयारी में लग गई। रात हो चुकी थी। कमला और नंदिनी की टुनमुन हुई तो कमला भी रसोई से उठकर मनीराम और हीरालाल के पास आकर दूसरे कमरे में बैठ गई। अब तक हीरालाल ने मनीराम को धनीराम और रवि की सारी बात विस्तार से बता दी थी। मनीराम को तो इस बात से कोई एतराज न था। हाँ, उसने इस बात पर एक बार कमला से भी राय सलाह करना जरूरी समझा। कमला को देखकर मनीराम ने अपने समधी हीरालाल के सामने ही उसे इस बात का जिक्र करते हुए पूछा, आकाश की माँ, समधी जी कुछ कह रहे हैं, तेरी इस बारे में क्या सलाह है? कमला ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, जब इनको ऐसा ही पसंद है तो मैं कौन होती हूँ इन्हें रोकने वाली? वैसे मुझे बहू जोड़कर क्या सुख मिला? गांव में इसके साथ वाली की गोद भर गई, लेकिन मेरा तो लड़का ही जोगी बना दिया इस लड़की ने। हीरालाल चुपचाप कमला की बात सुनता रहा। उसने कमला की बात का कोई प्रतिकार न किया। मनीराम ने कमला को समझाते हुए कहा, अरे छोड़ भी अब पुरानी बात को, हम दोनों भी कितने दिन के मेहमान हैं, बहुत से बहुत 10 वर्ष, और उसके बाद ये बेचारी कैसे दिन काटेगी?
समधी जी को मैंने ही कहा था कि अपनी लड़की का जीवन बर्बाद न करो, इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ लो, उम्र ही निकल जाएगी, फिर और दिक्कत होगी। बिना उम्मीद के इस बेचारी को अपने घर पर बैठाए रखना हमारे लिए भी बहुत बड़ा पाप होगा। ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे हम इस अपराध का। बहू और बेटे में से जिसका भी अपराध होगा उसका दंड उसको ऊपर वाला देगा। लेकिन हमें तो अच्छा सोचना चाहिए। मनीराम की बातें सुनकर कमला रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका मन हल्का हो गया तो उसने हीरालाल को हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ करना समधी जी, बेटे के दुख ने शायद मुझे पागल कर दिया। कुछ बुरा भला मुंह से निकल गया हो तो बुरा न मानना। बेटी आपकी है, पर मैंने सोचा आपने आकाश के बापू को बताए बगैर ऐसा कदम उठाया है, इसलिए मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। हीरालाल बोला, नंदनी मेरी बेटी है, लेकिन अब वह आपके घर की अमानत है। आप चाहो तो उसे इसी घर में अपना जीवन काटना होगा। यह सब तो अब समधी जी की रजामंदी से हो रहा है। मुझे भी आपके बेटे के जोगी होने का उतना ही दुख है। आकाश आपका बेटा था, लेकिन बेटी का हाथ उसे सौंपते हुए मैंने उसे भगवान मानकर उसके चरण धोए थे। हमारे समाज में तो बेटी से ज़्यादा प्यारा दामाद होता है। मनीराम ने हीरालाल की बात का समर्थन करते हुए कहा, समधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारे लड़के को छोड़कर नंदनी कहीं चली जाती तो क्या हम अपने लड़के को भी आजीवन ऐसे ही घर में अकेला बैठाए रहते? हम भी उसके आगे के जीवन में खुशियां देखना चाहते या नहीं? नंदनी बहुत चालाक थी। सास के रसोई से नाराज होकर ससुर जी के कमरे में जाने से उसे लगा कि कहीं बुढ़िया उसके पिता से उसकी शिकायत न कर रही हो, इसलिए वह भी कमरे के बाहर खड़ी होकर इन तीनों की बातें सुन रही थी। सास ससुर की उसके नए रिश्ते की बात पर बातचीत और सास द्वारा उसके पिता को उलाहने देते सुनकर उसे बहुत क्रोध आया। एक बार तो उसके मन में आया कि वह भी कमरे के अंदर जाकर पिता को सब कुछ सच सच बता दे कि अभी यह बुढ़िया उसे क्या क्या कह रही थी। फिर भी उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में किया। लेकिन इसके बाद जब उसने अपने ससुर की बातें सुनी तो उसे अपनी सास से अधिक स्वयं पर क्रोध आने लगा। उसे नहीं पता था कि केवल अपने शारीरिक सुख के लिए जिस काम को वह चोरी छिपे अंजाम देने की योजना बना रही थी, उसके पिता तुल्य ससुर उसके जीवन के उसी काम को सामाजिक स्वीकृति का रूप देकर उसके भविष्य के बारे में इतना सोच रहे थे। फिर ससुर और पिता द्वारा सास को समझाने पर, सास के इस रिश्ते पर सहमत हो जाने पर सास के प्रति भी उसका दिल हल्का हो गया। उसका मन कर रहा था कि यहीं खड़ी होकर उसकी बातें सुनती रहूं, लेकिन इधर उसे भोजन की व्यवस्था भी तो करनी थी। वह भागकर रसोई में गई और जल्दी जल्दी भोजन तैयार करने लगी। अब वह अपने और रवि के भविष्य के रिश्ते के साथ साथ फिर से बूढ़े सास ससुर के बारे में भी सोचने लगी। मनीराम और हीरालाल कमला के साथ धनीराम के परिवार के बारे में बातचीत करने में लग गए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।